हेलो दोस्तों, AKS स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, चलिए आज का हमारा 12वां टॉपिक है। ठीक है, यूपी टेट के लिए हमारा 12वां टॉपिक है। क्या हमारा है? लाभदायक एवं क्या है हमारा? लाभदायक एवं हानिकारक पौधे तथा जंतु। ठीक है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसके अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है? मानव जीवन पर, ठीक है, पौधों एवं जंतुओं का प्रभाव। इसका मतलब है लाभदायक और हानिकारक। फिर लाभदायक पौधे पढ़ेंगे, पौधों का महत्व। महत्व में क्या आ जाएगा? भोजन, रेशे, दवा, इमारती लकड़ी एवं ईंधन के रूप में। और लाभदायक जंतु, ये चीज़ें हमें पढ़नी है। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं। ये हमारा पहले मनुष्य प्राकृतिक वातावरण में रहता था। भोजन के लिए वह जंगली जंतुओं का शिकार करता था, मछलियां पकड़ता, पक्षियों के घोंसले से अंडे एकत्र करता तथा कंदमूल, फल आदि खाता था। जानवरों की खाल, पेड़ों की छाल तथा पत्तियों से अपना तन ढकता था। धीरे धीरे उसने पशुओं को पालना सीखा। उन्हें यह भी पता चला कि बीज से नए पौधे उत्पन्न होते हैं। इससे उसके मन में बीज बोने का विचार आया और उसने गेहूं, धान, मक्का, सनई, पटसन, जूट आदि के पौधे लगाए। ठीक है, कौन कौन से? सनई मतलब जो पहले सन होती थी। कौन कौन से लगाए? गेहूं के, धान के, मक्का के, सनई, पटसन, जूट, है ना, इनके पौधे उगाए। और ठीक है, इस प्रकार खेती करने लगा। विकास के क्रम में बढ़ते औद्योगिकरण के कारण आज भी वह अपने चारों ओर पाए जाने वाले पौधों एवं जंतुओं का दोहन नई नई विधियों से कर रहा है। फसल तथा उपयोगी पौधों का उत्पादन, मानव और पशुओं को पालना कृषि कर्म यानी एग्रीकल्चर कहलाता है। ठीक है, फसल तथा उपयोगी पौधों का उत्पादन, मानव और पशुओं को पालना कृषि कर्म यानी एग्रीकल्चर कहलाता है। ठीक है फ्रेंड, ये हमारा पौधे एवं जंतु मानव, ठीक है, मानव जीवन पर पौधे एवं जंतुओं का प्रभाव। ठीक है, मानव जीवन पर पौधे और जंतुओं का क्या है? प्रभाव। इस टॉपिक को देखते हैं। पौधे एवं जंतु मानव जीवन के अभिन्न अंग हैं तथा वे हमारे जीवन को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। इनका प्रभाव के आधार पर इनको दो भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से? वो है हमारे, देखो कौन कौन से हैं, देखो इसको देखते हैं। ये है हमारे हानिकारक पौधे एवं जंतु, दूसरे लाभदायक पौधे एवं जंतु। तो ठीक है, इनके बारे में पढ़ते हैं। देखो, चावल, फल, दूध, है ना, चावल, सब्जी, फल, दूध, शहद, चमड़ा, ऊन, कागज आदि ऐसी अनेक वस्तुएं जिनका उपयोग हम दैनिक जीवन में करते हैं। क्या आप जानते हैं कि ये कहाँ से प्राप्त होती हैं? इसके अलावा अधिकांश जंतु एवं पादप मानव जीवन को कई प्रकार से प्रभावित करते हैं। अब कैसे? देखो, आते हैं हमारे हानिकारक पौधे। ठीक है, कुछ सूक्ष्म जीव मनुष्य को तो हानि पहुंचाते ही हैं, जंतुओं और पौधों को भी हानि पहुंचाते हैं। इस तरह के रोग उत्पन्न करते हैं। कुछ फसलों को नष्ट करते हैं तो कुछ उन पर उत्पन्न होते हैं और उन्हें विकृत कर देते हैं, जिनका उपयोग हम करते हैं। देखो क्या है, देखो ये हमारा कुछ पौधे खुजलाहट पैदा करते हैं। ठीक है, एक टॉपिक बाय टॉपिक देखते हैं, मतलब हेडिंग बाय हेडिंग। कुछ पौधे खुजलाहट पैदा करते हैं, जैसे गाजर घास को छू जाने पर त्वचा में खुजली उत्पन्न हो जाती है। केवांच के रोए, केवांच का मतलब होता है, केवांच होती थी पहले कैंच की फली। ठीक है, क्या होती थी पहले? कैंच की फली जो होती थी वो केवांच कहलाती थी। पहले लोग, जब ये चूहेमार दवाई नहीं बनी थी, तो कैंच की फली को ले जाके घर में रखते थे, जिससे कि चूहे भाग जाते थे, है ना। कच्चे काजू के आवरण, यानी जो कच्चे काजू का छिलका होता है, तथा पपीते के दूध में ये भी एक पदार्थ होता है जो त्वचा में खुजली उत्पन्न कर देता है। पूर्व काल में शिकारी कुछ पौधे जैसे रिचपेंचा, है ना, क्या था हमारा? रिस्पेंचा। ये रिस्पेंचा वगैरह ये क्या थे? हमारे जहरीले पौधे थे। तो पूर्व काल में कुछ शिकारी कुछ पौधे जैसे रिस्पेंचा कुरारे के रस में अपने बाणों को बुझा लेते थे और उन्हें शिकार को मारने में आसानी होती थी। क्या आप किसी अन्य जहरीले पौधे के बारे में जानते हैं? देखते हैं। देखो, पीली कनेर की पत्ती और जो आँख का दूध होता है वो भी हमारा जहरीला होता है। अगर आँख का दूध या मदार होता है या पीली कनेर की पत्ती का दूध अगर हमारी आँख में चला जाएगा तो हम उससे अंधे भी हो सकते हैं। ठीक है, कौन सा दूध? पीली कनेर का दूध या मदार या आँख का दूध क्या होता है? ये जहरीला होता है, बस ध्यान रखना है। कुछ पौधे, ठीक है, भांग, पोस्ता तथा कोको, कौन कौन से हमारे?
भांग, पोस्ता तथा कोको, है ना, आदि में एक प्रकार का पदार्थ पाया जाता है जिन्हें मादक पदार्थ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मादक पदार्थ कहा जाता है। मादक पदार्थों में क्या क्या आते हैं? देखो, गांजा, चरस, अफीम, मार्फिन, हेरोइन तथा कोकीन नामक पदार्थ होते हैं, है ना। मादक पदार्थों में क्या? गांजा, चरस, अफीम, मार्फिन, हेरोइन एवं कोकीन नामक पदार्थ होते हैं। कुछ लोग नशे के लिए इन पदार्थों का सेवन करते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। इनसे हृदय रोग, कैंसर, ठीक है, कैंसर, क्षय रोग, लीवर सिरोसिस, है ना, कैंसर हो सकता है, लीवर सिरोसिस हो सकता है, मानसिक उत्तेजना, स्मरण शक्ति में कमी आदि रोग उत्पन्न होते हैं। देखो, कुछ पौधे जो जंतुओं में रोग उत्पन्न करते हैं। मनुष्य में देखो बहुत है, मनुष्य में दाद खाज गंजापन, दाद खाज खुजली व गंजापन कब को द्वारा होता है, ठीक है। किसके द्वारा होता है? कब के द्वारा, फंजाई द्वारा। अब पढ़ते हैं हम हानिकारक जंतु। अब हानिकारक जंतु क्या होते हैं इनको देखते हैं। तो पौधों की भांति है जंतु भी हमारे लिए हानिकारक हैं। कुछ जंतु जहरीले होते हैं, दूसरों को काटते हैं। क्या आप किसी विषैले जंतु का नाम बता सकते हैं? विषैले देखो कौन कौन से होते हैं? सांप, बिच्छू, है ना, सांप, बिच्छू, ये विषैले जंतु होते हैं। फिर भी इन जंतुओं के विष को थोड़ी मात्रा में लेकर औषधियाँ तैयार की जाती हैं। बर्रे, बर्रे का मतलब जिनके वगैरह में भिर्र बोलते हैं ना, जिनको भिर्र, तो बर्रे, मधुमक्खी तथा बिच्छू के डंक का अनुभव बहुत कटु होता है। चींटी, खटमल तथा मच्छर के काटने से खुजली व जलन होने लगती है, ठीक है। कुछ जंतु रोगों के वाहक होते हैं जो रोगाणुओं को एक जगह से दूसरी जगह फैलाते हैं तथा उन्हें रोग वाहक जंतु कहते हैं। जैसे क्या है हमारे मक्खी, मच्छर, है ना, आदि रोग वाहक जंतु हैं। क्या आप जानते हैं कि मलेरिया किस जंतु द्वारा फैलती है? तो मलेरिया जो है मच्छर के द्वारा फैलता है। जूं, खटमल तथा पिस्सू भी रोगवाहक जंतु हैं, है ना। इनके सार कौन कौन से होंगे? देखो, इनसे यह तो होगा हैजा, अमातिसार, पेचिस, अतिसार, है ना, अतिसार बोलते हैं डायरिया को, टाइफाइड, तपेदिक जैसी बीमारियां घरेलू मक्खी द्वारा फैलती हैं, ठीक है। ये वाली बीमारी जो घरेलू मक्खी द्वारा फैलती हैं। डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया तथा फाइलेरिया फीलपाँव या हाथी पाँव, यानी मच्छर की अलग अलग प्रजातियों के काटने से होता है। तो फ्रेंड देखो, इतना समझ में आया। आगे चलते हैं। देखो, ये हमारा संक्रमित कुत्ते या कुछ अन्य जानवरों के काटने से, देखो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, संक्रमित कुत्ते, ठीक है, तो देखो संक्रमित कुत्ते या अन्य कुछ जानवरों के काटने से रेबीज नामक खतरनाक बीमारी हो जाती है ना। मनुष्य भोजन के लिए खेती द्वारा अनाज, फल, ये ध्यान रखना, रेबीज बीमारी होती है कुत्ते के काटने से, या बिल्ली वगैरह काट लेती है, या बंदर वगैरह काटता है, ठीक है। भोजन के लिए खेती द्वारा अनाज, फल, सब्जी आदि पैदा करता है। लेकिन कोई फसल ऐसी नहीं होती जिससे अनेक प्रकार के जंतु अपना भोजन प्राप्त ना करते हों। अर्थात कुछ जंतु फसल तथा पौधों को नष्ट कर हानि पहुंचाते हैं। जैसे कुछ कीड़े और उनके डिम्बक मतलब लार्वा पौधों पर पलते हैं। कुछ जंतु पेड़ पौधों की जड़, तना, पत्ती, पुष्प, बीज आदि सभी पर आक्रमण करते हैं, ठीक है। इन सब पर आक्रमण करते हैं जिससे फसल प्रभावित होती है और उत्पादन कम हो जाता है। आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये जंतु प्रतिवर्ष लगभग 1/3 फसल चट कर जाते हैं। टिड्डी पौधों की पत्तियों तथा कोमल तनों को खाती है ना। देखो टिड्डी है, टिड्डी पौधों तथा पत्तियों की कोमल तनों को खाती है। देखो टिड्डी का चित्र दिया है ना। टिड्डी दलों की सूचना मात्र से ही किसानों के छक्के छूट जाते हैं। इनके एक एक दल में करोड़ों टिड्डियाँ होती हैं। जब ये एक बार खेतों में आ जाती हैं तो पूरी की पूरी फसल खाकर चट कर जाती हैं। टिड्डियों को उड़ते समय हेलीकॉप्टर द्वारा रसायनों के छिड़काव से नष्ट किया जा सकता है, ठीक है। ज़्यादातर राजस्थान के क्षेत्रों में ज़्यादा टिड्डियाँ आती हैं, राजस्थान क्षेत्र की तरफ से ज़्यादा टिड्डियाँ आती हैं, ध्यान रखना। चूहे खेतों में ही बिल बनाकर रहते हैं। ये खेतों में फसलों को काटकर गिरा देते हैं और गिरे हुए पौधों की बाली सहित बिलों में खींच कर ले जाते हैं। इस प्रकार चूहे अनाज का बहुत बड़ा भाग खा जाते हैं तथा फसलों को हानि पहुंचाते हैं, है ना। चूहा भी हानिकारक है वैसे तो।
आगे चलते हैं। कुछ घरों में लोग तोता पालते हैं। क्या क्या पालते हैं? तोता पालते हैं। तोता फसलों एवं फलों को हानि पहुंचाता है ना। तोता फसलों एवं फलों को हानि पहुंचाने वाला पक्षी है। इसकी चोंच बहुत मजबूत, नुकीली तथा मुड़ी हुई होती है। चोंच की ऐसी बनावट उसे फल को कुतर कर खाने में सहायक होती है। तोता, देखो तोता किसको पहुंचाता है? तोता आम, लीची, अमरूद आदि फलों को खाकर हानि पहुंचाते हैं। वे सभी फसलें, है ना, वे सभी फसलें जिनमें, है ना, जिनमें बालें जैसे गेहूं, जौ, मक्का आदि निकलती हैं, ठीक है, तो तोता उन्हें भी नष्ट कर देता है। बात करते हैं नीलगाय की। नीलगाय एक वन्य प्राणी है। इसको पाड़ा व घोड़रोज, देखो किस किस के नाम से जाना जाता है नीलगाय को, है ना, इसको पाड़ा, घोड़रोज या बनरोज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नीलगाय के क्या क्या नाम है? नीलगाय वन्य प्राणी है। इसका पाड़ा व घोड़रोज या बनरोज के नाम से भी जानते हैं। इनका आकार घोड़े के समान होता है। ये हल्के नीले रंग के होते हैं। नीलगाय प्राय झुंड बनाकर रहते हैं। छोटे पौधे, पेड़ों की पत्तियां इनका प्राय प्रिय भोजन है। इनके प्रकोप के कारण, देखो इनके प्रकोप के कारण क्या होता है, देखो अरहर, चना, मटर व अन्य दलहनी फसलों की खेती, है ना, अधिक प्रभावित होती है। थोड़े ही समय में नीलगाय खड़ी फसल नष्ट कर देती हैं। उपरोक्त जंतुओं के अतिरिक्त, है ना, इनके अतिरिक्त गिलहरी, हाथी भी फसलों तथा पौधों को नष्ट कर हानि पहुंचाते हैं। ये ध्यान करने वाली बात है। इनके बाद पढ़ेंगे हम लाभदायक पौधे। देखो लाभदायक पौधों के बारे में बात करते हैं, ठीक है, कि लाभदायक पौधे किस प्रकार लाभदायक हैं। ठीक है फ्रेंड, बात करते हैं लाभदायक पौधों की। मानव जीवन में पौधों को उनके उपयोग के आधार पर कई समूहों में विभक्त कर सकते हैं, जैसे भोजन प्रदान करने वाले, मसाले प्रदान करने वाले, औषधि प्रदान करने वाले, रेशे प्रदान करने वाले, फल प्रदान करने वाले, है ना। अब बात करते हैं भोजन प्रदान करने वाले पौधे, है ना, भोजन प्रदान करने वाले पौधे। मनुष्य की प्रथम मूलभूत आवश्यकता भोजन है। अनाज ही हमारा प्रमुख भोजन है। कौन कौन से? चावल, गेहूं, जौ, मक्का, बाजरा आदि से मंड मतलब कार्बोहाइड्रेट मिलता है। इनमें कुछ विटामिन व प्रोटीन भी पाए जाते हैं, है ना। अनाज के पौधों के तनों का उपयोग पशुओं के चारे के रूप में किया जाता है। अनेक पौधों के विभिन्न भाग जैसे जड़ से मूली, अब देखो जड़ और तने की बात कर रहे हैं, है ना। क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन जड़ है और कौन तना है ना। तो देखो बात करते हैं जड़ से मूली, गाजर, है ना, मूली गाजर क्या हो गई हमारी? जड़। इस तरीके से देखेंगे जड़ से मूली गाजर, है ना। तना से आलू, प्याज, पत्ती, चौलाई, है ना। तने से क्या हो गए? आलू, प्याज। अच्छा पत्ती से क्या आ जाएगा हमारा? पत्ती से आ जाएगा चौलाई, पालक, पुष्प, है ना, से गोभी, फल से सेम, है ना, ये गोभी आ गई। ये थोड़ा इस तरीके से दे रखे हैं, देखो थोड़ा वैसे शॉर्ट में समझाते हैं। देखो जड़ से क्या आएंगे? मूली गाजर, तना से आलू प्याज, पत्ती से चौलाई पालक, और पुष्प से गोभी, फल से सेम, बैंगन, मिर्च, भिंडी, है ना। बीज से क्या जाएगा? देखो फल से सेम, बैंगन, मिर्च, भिंडी। बीज से राजमा, है ना, राजमा, मटर आदि प्राप्त की जाती हैं। हरी सब्जियां विटामिन तथा खनिज लवणों का स्रोत होती हैं, बस ध्यान रखना है। तो थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो जड़ क्या होती है हमारी? जड़, देखो जड़ इन्होंने बताई है मूली और गाजर, है ना, गाजर। जड़ क्या हो गए? जड़ हो गए मूली, गाजर, है ना। सलजम भी कह सकते हैं, सलजम, है ना, सलजम या सलगम जो आता है। और क्या होता है जड़ हमारा? और होता है हमारा शकरकंद, है ना, शकरकंद वगैरह ये हमारे होती हैं, यानी शकरकंजी जो बोलते हैं, ये सब हमारी जड़ होती हैं। बात करते हैं तने की, है ना। तना क्या होते हैं? तना देखते हैं। तने होते हैं हमारे आलू आ जाएगा, गन्ना, और अदरक भी हमारा तना है, अदरक, ठीक है।
जो अदरक है हमारा वो भी हमारा तना है। उसके बाद क्या आ जाता है, और प्याज आ गई हमारी, प्याज है ना। प्याज ये हमारा क्या है, प्याज तना है। और देखते हैं और तना क्या हो सकता है, ठीक है, ध्यान रखना है इस बात का। बात करते हैं, अब बात करते हैं पत्तियों की। पत्तियों में क्या आ जाती है, देखो पत्तियां, पत्तियां देखते हैं, पत्तियां क्या होती हैं। पत्तियों में हमारा देखो, पत्तियों से चौलाई है ना, पत्तियों से चौलाई मिलती है हमें, और पालक मिलता है, मेथी पालक जितने भी हैं ये सब मिलते हैं। चलो आगे बात करते हैं, ठीक है। बीज से हमारा राजमा मटर जितने बीज वाले होते हैं। आगे बढ़ते हैं। सभी साइट्रस फलों यानी नींबू, नींबू जाति के फल जो हैं इनसे विटामिन सी अत्यधिक मात्रा में प्राप्त होता है। भोजन को स्वादिष्ट बनाने में इमली और आम के फलों का प्रयोग किया जाता है। अब देखो, दालें जैसे अरहर चना मटर मूंग उड़द मसूर राजमा आदि से प्रोटीन मिलती है ना। ये क्या है, अरहर, ये क्या होगा, देखो बीज आ गए, ये बीज है ना। अरहर चना मटर मूंग उड़द है ना, अरहर चना मटर मूंग उड़द मसूर राजमा, इन ये बीज भी हैं और क्या हैं, इनसे प्रोटीन मिलती है। अतः दालें मानव के लिए प्रोटीन का प्रमुख स्रोत हैं, ध्यान रखना है। तो ये क्वेश्चन पूछ लेगा, निम्न में प्रोटीन का प्रमुख स्रोत कौन है, तो कौन है, हमारी दालें। आगे बात करते हैं, मसाले भोजन को स्वादिष्ट और सुगंधित बनाने में उपयोग किया जाता है मसालों का। ये भोजन को संरक्षित रखने में भी सहायक होते हैं। मसाले पौधे के विभिन्न भागों से, जैसे फल से लाल मिर्च काली मिर्च जीरा अजवाइन, जड़ों से हींग, हींग क्या है, हमारा जड़ है, और जड़ में भी गोंद के रूप में मिलती है हींग। तने से हल्दी, हाँ देखो हल्दी अदरक आदि प्राप्त किए जाते हैं, ठीक है। तो देखो यहीं से सब वगैरह मिल जाता है। तो फल, फल कौन कौन सी चीज़ हैं, काली मिर्च जीरा अजवाइन लाल मिर्च है ना, और जड़ क्या, जड़ों से हींग, और तने से हल्दी अदरक प्राप्त आदि प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन जरूर पूछता है यूपी टेट में। अगला है हमारा, देखो तेल का उपयोग भोजन बनाने में विभिन्न रूपों में किया जाता है। और तेल कौन कौन से होते हैं, सरसों का होगा, तिल का होगा, अलसी का होगा, सोयाबीन का, नारियल का आदि तेल का मुख्य भोजन पकाने में किया जाता है। केवड़ा व गुलाब के पुष्प से तेल प्राप्त किया जाता है ना। किससे, केवड़ा, केवड़ा जो होगा, केवड़ा व गुलाब के पुष्प से तेल प्राप्त किया जाता है। उनका उपयोग भोजन को सुगंधित बनाने में किया जाता है। धान की भूसी से भी तेल प्राप्त किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट, रेशे प्रदान करने वाले पौधे, ठीक है। रेशे प्रदान करने वाले पौधों के बारे में पढ़ते हैं। भोजन के बाद मनुष्य की दूसरी मूलभूत आवश्यकता है वस्त्र। कपास जूट नारियल के पौधे से रेशे प्राप्त होते हैं, जिनसे वस्त्र तथा अन्य उपयोगी वस्तुएं तैयार की जाती हैं। कपास के फल से रुई, नारियल से नारियल के रेशे, जटा से जूट के जेटे रेशे या जटा, जूट के तने से जूट के रेशे प्राप्त होते हैं। क्या आप नारियल के रेशे से बनी कुछ वस्तुओं के नाम बता सकते हैं। रुई से सूत बनाकर वस्त्र बनाए जाते हैं। जूट से बोरे तथा जटा का उपयोग रस्सी चटाई गद्दे तथा सोफे आदि बनाने में होता है। अब देखते हैं औषधि प्रदान करने वाले पौधे। देखो ये क्या हमारे, ये सब हमारे रेशे प्रदान करने वाले हैं। कपास है ना, रुई के रेशे, ये कपास के बीज हैं, नारियल का वृक्ष है, ये फल हैं इसके, है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट, औषधि प्रदान करने वाले जो पौधे, देखो औषधि प्रदान करने वाले पौधे क्या होंगे हमारे, औषधि प्रदान करने वाले पौधे हैं। आवश्यकता के फलस्वरूप मानव ने उन पौधों को खोज निकाला जो औषधीय गुणों से युक्त हैं। हल्दी अदरक मुलैठी लहसुन लौंग हींग अजवान तुलसी आदि का उपयोग दैनिक जीवन में औषधि के रूप में किया जाता है। पेड़ पौधे के प्राय सभी भागों का प्रयोग औषधि बनाने के लिए होता है। नीम के पेड़ के प्रत्येक भाग का उपयोग हम कई तरह से करते हैं। औषधीय गुणों के कारण उसे प्राकृतिक औषधालय कहते हैं। तो प्राकृतिक औषधालय क्या होता है, हमारा नीम होता है, ठीक है। अब औषधीय पौधे हैं, देखते हैं क्या है, ठीक है। देखो हमारी आती है तुलसी। सबसे पहले बात करते हैं तुलसी की। तो तुलसी की जो पत्तियाँ होती हैं, पत्तियाँ है ना,
जो पत्तियाँ होती हैं तुलसी की, ये किसके काम आती हैं? ये आती हैं हमारे गले की खराश और त्वचा रोग को दूर करने में। फिर आता हमारा नीम, है ना। नीम की क्या होती है? पत्ती, छाल और बीज, ये चीज़ें उपयोग की जाती हैं और इनका काम होता है प्रतिरोधी एंटीसेप्टिक त्वचा रोग में, है ना। अब आता है हमारा सर्पगंधा। सर्पगंधा की बात करें तो सर्पगंधा से क्या होगा, है ना। सर्पगंधा की जड़ काम आएगी और ये किसके काम आती है? अनिद्रा, रक्तचाप को कम करने में। अगला आता है हमारा इसबगोल। इसबगोल क्या होता है हमारा? देखो इसबगोल, इसबगोल पाया जाता है बीज की भुस्सी से और काम आता है कब्ज को ठीक करने में। उसके बाद आता है चाल मोगरा। चाल मोगरा का काम क्या है कि चाल मोगरा के बीज काम आते हैं और कुष्ठ रोग, किसमें? हमारे कुष्ठ रोग तथा खुजली में उपयोगी होते हैं ये। अगला क्या है हमारा? सिनकोना। देखो सिनकोना की छाल से मलेरिया की दवा बनती है, ध्यान रखना इस बात का। सिनकोना की छाल से मलेरिया की दवा बनती है। और अगला आता हमारा जामुन, है ना। जामुन, जामुन के किस क्या चीज़ यूज में लाए जाते हैं? बीज। और बीजों से जो मधुमेह होते हैं ना, डायबिटीज़ के रोगी, उसमें उनके लिए लाभदायक होती है। उसके बाद आता है हमारा यूकेलिप्टिस, यानी सफ़ेदा जो बोलते हैं, सफ़ेदा बोलते हैं। सफ़ेदा जो है, इसका जो है सफ़ेदा का क्या निकलता है? तेल निकलता है और उससे क्या बनती है? हमारी जुखाम की औषधि बनती है। अगला आता है हरड़, बहेड़ा, आंवला, है ना। त्रिफला बोल देते हैं इनको, त्रिफला। तो यानी इनके फल ये जो है पेट के रोगों में बहुत ही उपयोगी होते हैं, पेट के रोगों में बहुत उपयोगी। और देखते हैं एक आध हुआ तो, ठीक है। अगला आता है हमारा मुलेठी, है ना। देखो मुलेठी आता है, तो मुलेठी, ये मुलेठी है। मुलेठी की जड़ उपयोग में लाई जाती है और गले की खराशी, खांसी, ज्वर में उपयोगी होते हैं ये। ओके फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखो इमारती लकड़ी तथा ईंधन प्रदान करने वाले पौधे, है ना। इमारती लकड़ी प्रदान, देखो कैसे होगी इनसे इमारती लकड़ी, है ना। सभी वृक्षों से लकड़ी प्राप्त होती है जिनका प्रयोग सूखने के बाद ईंधन के रूप में होता है। कुछ विशेष वृक्ष जैसे साखू, है ना, सागौन की लकड़ी का प्रयोग अलमारी, कुर्सियाँ, मेज, दरवाजे आदि बनाने में किया जाता है। क्या आप जानते हैं कि, ठीक है, कि भारत के कई प्रदेशों में केवल लकड़ी और बांस के घर बनाए जाते हैं। और बांस के घर कहाँ पे बनाए जाते हैं? हमारे असम में बनाए जाते हैं। कहाँ पर बनाए जाते हैं बांस के और लकड़ी के? असम में, ठीक है। जमीन से 3 फीट ऊपर वगैरह ये सब असम में बनाए जाते हैं, ठीक है। और क्या है हमारा? कागज़ बनाने में लकड़ी का प्रयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है। पॉपुलर वृक्ष की लकड़ी दिया सलाई बनाने के लिए, है ना। पॉपुलर वृक्ष की लकड़ी जो है दिया सलाई बनाने तथा कागज़ में काम आती है। अच्छा, दिया सलाई बनाने का दिया सलाई ज़्यादातर कहाँ पर बनाई जाती है? हमारे प्रदेश में वो बनाई जाती है, कहाँ पर? बरेली में, है ना। बरेली में जो है हमारा दिया सलाई बनाने का ज़्यादा काम है। और ज़्यादातर पॉपुलर के पेड़ रामपुर, है ना, रामपुर में पाए जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट। इनके अतिरिक्त अनेक पौधों में पुष्प की पत्तियां सुंदर रंग की होती हैं जिनका उपयोग सजावट के रूप में किया जाता है, जैसे चमेली, माधवीलता, चंपा, बोगेनविलिया, मनी प्लांट, ये सजावटी पौधे हैं। फ्लास्क, साल्विया, ग्रैम्फिफा, एस्टर, गुलाब, गेंदा, डहेलिया, गुलदावदी, चांदनी, कैक्टस, सूरजमुखी, पिटूनिया आदि सजावटी पुष्प हैं। अब देखो ये फर्न, मोरपंखी, ताड़, अशोक आदि वृक्षों की टहनियों का उपयोग भी सजावटी पौधों के रूप में करते हैं। बात करते हैं लाभदायक जंतुओं की। अब देखो लाभदायक जंतु कौन कौन से होते हैं। पर्यावरण में विभिन्न प्रकार के जंतु पाए जाते हैं। इन जंतुओं से अनेक उपयोगी वस्तुएं प्राप्त होती हैं। भोजन, वस्त्र, कृषि कार्य, परिवहन, घर की सुरक्षा आदि के लिए क्या होता है? पाला जाता है इनको, है ना। जंतुओं को पाला जाता है। और क्या है हमारा, ठीक है, जैसे भेड़, बकरी, बैल, कुत्ता आदि कुछ जंगली जंतु होते हैं, है ना। ये जंगली क्या घर की सुरक्षा के लिए पाला जाता है। जिनको घर पाला जाता है तो वो कौन से? भेड़, बैल, बकरी और घोड़ा, है ना, कुत्ता, ये हमारे घरेलू हो गए।
और जंगली हो गए शेर, भालू, हिरन, गैंडा तथा लकड़बग्घा। ये कैसे हो गए हमारे, ये हमारे हो गए जंगली जानवर। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है और कुछ नहीं करना है इसमें। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसमें क्या होता है देखो, अब आते हैं खाद्य पदार्थ देने वाले जंतु। खाद्य पदार्थ है ना, गाय, भैंस और बकरी से हमें दूध मिलता है। दूध एक संतुलित आहार है जिसके सेवन से हम निरोग और स्वस्थ रहते हैं। भेड़, बकरी तथा मुर्गी से गोश्त मिलता है। गोश्त यानी मांस में पाए जाने वाली प्रोटीन है ना, हमारे शरीर को क्या करती है देखो, हमारे शरीर को मजबूत बनाती है। मुर्गी तथा बत्तख के अंडे भोजन के रूप में प्रयोग होते हैं। मुर्गियों तथा चूजों की देखरेख करना व उनमें प्रजनन की प्रक्रिया को मुर्गी पालन या पोल्ट्री कहा जाता है। एक अच्छी प्रजाति की मुर्गी एक वर्ष में 260 अंडे देती है। ठीक है, कितने अंडे देती है, 260 अंडे देती हैं। मुर्गी द्वारा अंडों को 21 दिन तक सेने के पश्चात उनसे चूजे बाहर निकलते हैं। आगे बढ़ते हैं, मधुमक्खियों के छत्तों से शहद मिलता है। मधुमक्खी के छत्ते के अधिकतर वृक्षों की डालों पर, पुराने पेड़ों के कोटर, गुफाओं आदि में लगे मिलते हैं। मधुमक्खियां फूलों से पराग लाती हैं जिनसे शहद बनता है। शहद पौष्टिक, सुपाच्य एवं रोगाणुरोधक होता है ना। इसका उपयोग दवा के रूप में किया जाता है। छत्ते से और क्या मिलता है, मधुमक्खी के छत्ते से हमें मोम भी मिलता है जो पॉलिश, मोमबत्ती तथा सौंदर्य प्रसाधन बनाने के काम आता है। सौंदर्य प्रसाधन का मतलब यही साबुन, सरफ, शैम्पू। ठीक है, बड़ी मात्रा में शहद प्राप्त करने के लिए मधुमक्खियों को पाला जाता है, इसे मधुमक्खी पालन कहते हैं। अब देखो, ये मधुमक्खी पालन कहते हैं, है ना। बड़ी मात्रा में शहद प्राप्त करने के लिए मधुमक्खियों को पाला जाता है, इसे मधुमक्खी पालन या एपीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, एपीकल्चर। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है। ठीक है, बस ध्यान रखना है इसका। और बढ़ते हैं नेक्स्ट। ठीक है, 1 किलो शहद के लिए एक मधुमक्खी को पराग एकत्रित करने के लिए लगभग 10 लाख चक्कर लगाने पड़ते हैं। देखो, ये सब हमारे दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं की सूची दी गई है। देखो, ठीक है, जंतुओं की उपयोगिता। और आगे बात करते हैं, एक पूर्ण विकसित छत्ते से एक वर्ष में लगभग 20 किलोग्राम शहद निकलता है ना। मछलियाँ तालाब, नदी, झील तथा समुद्र के जल में पाई जाती हैं जिनकी भोजन के रूप में बहुत खपत होती है, जिससे उत्तम जंतु प्रोटीन मिलती है। कुछ मछलियों जैसे कॉड तथा शार्क के यकृत से तेल निकाला जाता है ना, जिनका प्रयोग दवाइयाँ बनाने में किया जाता है। मछलियाँ केवल पकाकर ही नहीं खाई जाती बल्कि उन्हें सुखाकर, अचार बनाकर विभिन्न प्रकार से उपयोग में लाया जाता है। मछली का बड़े स्तर पर उत्पादन, उनका पालन पोषण और व्यवस्था मत्स्य पालन कहलाता है। रोहू, कतला, नैन, भांगुर, मांगुर, सोर आदि तालाब में पाई जाने वाली आम मछलियाँ हैं। फ्रेंड देखो, ये प्योर मैंने एनसीईआरटी की बुक उठा रखी है। ठीक है, और एनसीईआरटी की बुक हर किसी को नहीं मिलती है, और एनसीईआरटी से मैं पढ़ा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन यहीं से मिलेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट। ठीक है, रेशम के कीटों से रेशम प्राप्त होता है जिससे चिकने सुंदर वस्त्र बनाए जाते हैं, है ना। रेशम कीट से प्राप्त किया जाता है। अब देखो, रेशम पालन क्या कहलाता है, सेरीकल्चर। आगे बढ़ते हैं, उत्पाद देने वाले जंतु। अब देखो, उत्पाद क्या दे रहे हैं हमारे, रेशम के कीटों से रेशम प्राप्त होता है जिससे चिकने व सुंदर वस्त्र बनाए जाते हैं। रेशम कीट से रेशम कैसे प्राप्त किया जाता है, इसको पता करते हैं। रेशम के कीटों में एक विशेष ग्रंथि होती है जिसे रेशम ग्रंथि कहते हैं। इस ग्रंथि से अत्यंत महीन लसदार पदार्थ निकलता है ना, जिसे रेशम कीट का लार्वा, है ना, अपने शरीर के चारों ओर लपेटकर गेंद जैसी संरचना बना देता है, और अब तक लार्वा प्यूपा में बदल चुका होता है। ठीक है, प्यूपा में बदल चुका होता है,
और क्या होता है, इस प्यूपा के चारों ओर लिपटी गेंद की जैसी संरचना कोया या कोकून कहलाती है। हवा के संपर्क में यही लसदार पदार्थ सूखकर रेशम बन जाता है हैं। और अब देखो ये कहाँ पे पाले जाते हैं, इसकी बात करते हैं। एक विशेष रेशम के कीटों को शहतूत के पेड़ पर पाला जाता है। ठीक है, कहाँ पर पाला जाता है, शहतूत के पेड़ पर, बस इस बात का ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। रेशम कीटों का पालन पोषण, देखो अब मोस्ट इम्पोर्टेंट बात आ गई जो कि एग्जाम में पूछता है। रेशम कीटों का पालन पोषण तथा रेशम बनाने की प्रक्रिया को रेशम कीट पालन, है ना, रेशम कीट पालन या सेरीकल्चर कहते हैं। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो सेरीकल्चर कहते हैं रेशम कीट के एक कोया कोकून लगभग 700 से 1000, एक मिनट रुकेंगे फ्रेंड। हेलो सामान्य रेशम के कीट से एक कोकून से लगभग 700 से 1000 मीटर लंबा रेशमी धागा निकलता है। देखो कितना निकलता है, 700 से लगभग 700 से 1000 मीटर लंबा रेशमी धागा निकलता है। ठीक है, लाख कीट से लाख प्राप्त होता है। बात देखो, लाख कीट, है ना, लाख कीट से लाख प्राप्त होता है ना। लाख से पालिश, वार्निश, चपड़ा, सील मोहर लगाने की लाख, चूड़ियाँ, ग्रामोफोन, रिकॉर्ड, बिजली का सामान, बटन, खिलौने आदि वस्तुएं बनाई जाती हैं। देखो टांके की बात करते हैं, सील मोहर लगाने की लाख, जो डेड बॉडी वगैरह होती है ना, तो डेड बॉडी वगैरह को जो उसमें सफ़ेद रंग के कपड़े में लपेटा जाता है, सरकारी काम होना होता है। तो इस तरीके से मान लो ये हमने इस तरीके से गांठ बांध दी, तो उसके ऊपर क्या लगा दिया जाएगा, हमारा लाख लगा दिया जाएगा। ठीक है, ताकि उसे कोई दोबारा खोले नहीं, है ना। लाख कीट अपने शरीर की रक्षा हेतु शरीर के चारों ओर मोटी पपड़ी के रूप में लाख का खोल बना लेते हैं, जिसे खरोंचकर पानी के साथ गलाकर शुद्ध लाख तैयार की जाती है। लाख कीट के शरीर को सुखाकर एक प्रकार का लाल रंग प्राप्त किया जाता है, जिसे महिलाएं महावर, है ना, जो महिलाएं महावर लगाने के काम में लाती हैं। वो होता नहीं है गुलाबी रंग का जो लेडीज़ वगैरह जो एड़ियों से लगाती हैं, वो महावर होता है। तो बनता किससे है, वो लाख कीट के शरीर का जो खोल होता है ना, उसे सुखा लेते हैं। देखो हाथी की बात करते हैं। हाथी एक वन्य जंतु है। हाथी को कुछ लोग पालतू बनाकर वनों में बोझ उठाने का काम करते हैं। शंख वास्तव में जंतुओं का बाह्य कवच है, जो कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। देखो शंख जो कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं, बस ध्यान रखना है। शंख किससे बना हुआ होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का। शंख का प्रयोग सजावट, पूजा तथा दवाएं, भस्म आदि बनाने में किया जाता है। बात करते हैं कस्तूरी मृग। कस्तूरी मृग वन्य जंतु है। कस्तूरी मृग से कस्तूरी नामक पदार्थ प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है इससे, कस्तूरी मृग से कस्तूरी नामक पदार्थ प्राप्त किया जाता है। ठीक है, इतना ध्यान रखना है, जिसका उपयोग औषधि निर्माण में करते हैं। देखो वन्य जंतुओं को पालना, शिकार करना, किसी भी प्रकार से उन्हें नुकसान पहुंचाना वर्जित एवं दंडनीय अपराध है। अब बात करते हैं सहायक जंतुओं की। ठीक है, हमारे सहायक जंतु कौन कौन से हैं। अनेक जंतु जैसे बैल, घोड़ा, गधा, खच्चर, हाथी, ऊंट, है ना। कौन कौन से, बैल, गधा, घोड़ा, खच्चर, हाथी, ऊंट आदि का उपयोग सामान की ढुलाई, कृषि कार्य तथा सवारी करने में किया जाता है। कुत्ता, ठीक है, कुत्ता एक पालतू जंतु है। इसका उपयोग घरेलू सुरक्षा, देश की सुरक्षा, यहाँ तक कि बर्फीले क्षेत्रों में स्लेज गाड़ी खींचने में भी किया जाता है। अब देखो जो हम सीख चुके हैं, एक लाइन आ रहे हैं उनके देख लेते हैं, एक दो क्वेश्चन आ जाता है। क्या सीखा है हमने, ठीक है, इसको देखते हैं कि शाकाहारी मनुष्यों के लिए दालें प्रोटीन का प्रमुख स्रोत हैं। साइट्रस फलों में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। मसाले भोजन को स्वादिष्ट एवं सुगंधित बनाते हैं। डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, फाइलेरिया मच्छर द्वारा फैलने वाली बीमारियां हैं। संक्रमित कुत्तों या कुछ अन्य जानवरों के काटने से रेबीज नामक बीमारी हो जाती है। कौन सी हो जाती है, रेबीज, है ना। मधुमक्खी के शहद से, मधुमक्खी के छत्ते से शहद एवं मोम प्राप्त होता है। मादक पदार्थ, नशीले पदार्थ हृदय रोग, कैंसर, क्षय रोग, लीवर सिरोसिस, मानसिक उत्तेजना, स्मरण शक्ति कमी में आदि घातक रोगों को जन्म देते हैं। अब देखो एक दो विकल्प हैं, उनको देख लेते हैं क्या है। एक दो विकल्प हो सकता है हमारा यूपी टेट में यहीं से रखा जाए। देखो क्या है विकल्प, क्या दे रखे हैं, देखो हमारा साइट्रस नींबू जाति के फलों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है हमारा विटामिन सी।
है ना। देखते ही ऑप्शन लगाओ, छुट्टी पढ़ लिया हमने। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मलेरिया की दवा किस पौधे से प्राप्त होती है? थोड़ा सा ऑप्शन दब गया है। तो मलेरिया की दवा मिलती है सिनकोना वृक्ष की छाल से। रेशा प्रदान करने वाला पौधा नहीं है। देखो, कपास से भी रेशा मिलता है, नारियल से भी मिलता है, जूट से भी, लेकिन नीम से कोई रेशा नहीं मिलता है। सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है, वो पाया जाता है दालों में, है ना। दालों में प्रोटीन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। देखो, रिक्त स्थान इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, भरो या मत भरो, फिर भी देख लेंगे एक बार को, है ना। हरी सब्जियों से विटामिन तथा खनिज प्राप्त होते हैं। मच्छरों से डेंगू तथा मलेरिया रोग फैलते हैं, है ना। शार्क तथा काट मछली के यकृत से तेल निकाला जाता है ना। मधुमक्खियों से शहद तथा मोम मिलता है ना। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में सही कथन पर सही और गलत का निशान। देखो, सही गलत आ जाते हैं और कुछ नहीं है इसमें, जोड़े मिलन है ही नहीं। तो देखो क्या दे रखे हैं ये हमारे, सही गलत देखते हैं इनको क्या है। मादक पदार्थ स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं, बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, रेशम के कीड़े शहतूत के पेड़ पर पाले जाते हैं, सही है। लाख पौधे से प्राप्त होती है, नहीं, कीट से प्राप्त होती है। कुत्ता घर की चौकीदारी करता, सही बात है। सभी जंतु तथा पौधे लाभदायक हैं, नहीं, सभी पौधे जंतु लाभदायक नहीं है, कुछ हानिकारक भी होते हैं। तो फ्रेंड, ये थी हमारी क्लास। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपने बहुत ही ध्यान से पढ़ा होगा। सो फ्रेंड्स, हमारी क्लास को देखने के लिए धन्यवाद। ठीक है, और इसी तरीके की रोज़ हमारी आप हमको मोटिवेट करते रहें ताकि हम और क्लास आगे को बना सकें। सो फ्रेंड्स, थैंक यू, जय हिंद।